हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, 12th क्लास के लेवल पे आप पढ़ के आए होंगे कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, राइट। और जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। एज यू नो, अब घरों में फ़ोन चार्ज करते हो चार्जर लेकर के, वो एसी से काम नहीं करता है। वो एक्चुअली क्या करता है, वो चार्जर का काम क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फ़ोन चार्ज आपका डीसी से होता है, एसी से नहीं होता कभी भी, राइट। दिस इज़ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है रेक्टिफायर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर वन इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा जी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। क्या काम करता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। इसका मीनिंग क्या है? अब अभी थोड़ी देर बाद हम पीछे जब डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। एक बार आपको दिखाई देते हैं सो दैट आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो, ये जो इधर से ये ऊपर से जो ये एक तरीके से ये साइकिल आ रही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो ये नीचे वाला जो साइकिल है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। ओके, next we will talk about the principle of half wave rectifier. It is based on the principle that the PN junction diode conducts when forward biased and it does not conduct when reverse biased. Meaning here, PN junction diode conduct means forward bias. That means if P side of diode is connected to the positive terminal of the battery and N type is connected to the negative terminal of the battery, then we will say that diode is forward bias. Clear? If we say another case, अगर डायोड का P टर्मिनल, मतलब अब देख लिया यहाँ पे डायोड का जो P टर्मिनल है, अगर ये P पॉजिटिव से कनेक्ट है तो हम कहेंगे इसको फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड के केस में जो डायोड होता है वो एक वायर की तरह बिहेव करता है, यानी कि करंट इधर से आएगा वो करंट ऐसे ही आगे निकल जाएगा। जब आगे निकल जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो भी आपको आउटपुट दिखेगा वो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नज़र आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस डायोड को यहाँ से पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, इस पी टर्मिनल को, अगर ये पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा और एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो उस केस में रिवर्स बाइस हो जाएगा डायोड। और रिवर्स बाइस के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो डायोड होता है वो एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। और ओपन सर्किट का मतलब होता है, ओपन वायर का मतलब होता है कि जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो वायर के अंदर बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बचेगी। और आउटपुट क्या आएगा उस केस में? जीरो। आउटपुट क्या आएगा? जीरो। तो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप बस जो ये पॉजिटिव साइकिल आपने अप्लाई करी, दैट मीन्स फॉरवर्ड वाइज के केस में ही आपको इन आउटपुट नज़र आएगा। एंड इन अनदर केस इट मीन्स, अनदर केस का मतलब रिवर्स बाइस्ड, आउटपुट विल बी जीरो। क्लियर?
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। जैसा कि आप अभी अभी आपको बताया गया है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है फॉरवर्ड वाइज के केस में और कंडक्ट नहीं करता है रिवर्स वाइज के केस में। ये बहुत बेसिक फंडा है, बेसिकली ऑलवेज ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम। Circuit diagram of full wave rectifier using a PN junction diode is shown in figure. As you have seen, P1 and P1 P2 and S1 S2 are the primary and secondary coils of step down transformer. अब डाउट ये आता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही हमने यूज क्यों किया। रीजन बीइंग, हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लो इनपुट वोल्टेज की लो सप्लाई वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है ना। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर को लो वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है ना। और जो काम कौन करता है, स्टेप डाउन करता है। क्लियर? हाँ जी। अब स्टेप डाउन में जो प्राइमरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी coil. This is the primary coil and this one is the secondary coil, and you can see the number of windings in primary coil are more than the number of windings in the secondary coil. Clear? Okay. As the PN junction is connected to the secondary coil of transformer, load resistance is also connected in series with diode. You can see the diagram very clearly. This is the load resistance and this is the secondary coil. Both are connected in series with this diode. Clear? Output voltage appears across this load resistance. Clear? Next is working. During positive half cycle of the input AC, S1 becomes positive, S2 becomes negative. पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि आपने डायोड के पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। और अगर ऐसा आप करोगे तो S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड इन दिस सिचुएशन PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज का मतलब करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड, ठीक है ना। हाँ जी। और करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है जो डायोड डायरेक्शन आपको दिखा रखी है कुछ इस तरीके से, एरो हेड से आप दिखा दो कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे आप नेगेटिव हाफ साइकिल पर जाओगे, मतलब जैसे कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, जैसे आप इसकी बात करोगे तो क्या होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, इस बार क्या होगा, देखो जो S1 है ये वाला, देखो इस S1 को देखो, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल के इसमें, ठीक है। यानी कि उल्टा हो जाएगा, पहले जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब ऐसा होगा तो ऐसे इस सिचुएशन में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो डायोड है ये रिवर्स वाइज में काम करेगा, और रिवर्स वाइज में डायोड जो होता है वो एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स करंट विल बी जीरो हेयर, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। जो PN जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा, नो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, दस नो वोल्टेज अपीयर्स एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बताया गया है ये बस दो साइकिल्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो डायग्राम को, ये इनपुट सिग्नल है, ये एज इट इज़ रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ये साइन वेव है, उसके बाद ये आउटपुट है। एज यू कैन सी फॉरवर्ड वाइज के केस में देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वाइज होता है तो करंट फ्लो करता है तो आउटपुट आपको मिल रहा है, तो आउटपुट मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में आपका जो आउटपुट है वो जीरो हो रहा था, जीरो हो रहा है। फिर से पॉजिटिव के केस में आपको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के केस में फिर से जीरो हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। दिस इज़ द इनपुट वेव फॉर्म, दिस इज़ द आउटपुट वेव फॉर्म हेयर, ठीक है ना। हाँ,
एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पे, वी हैव करंट करस्पॉन्डिंग टू वन हाफ ऑफ वेव इन इनपुट एंड द अदर हाफ इज मिसिंग। ठीक है ना, हमारे पास जो करंट होता है वो इनपुट के एक हाफ के करस्पॉन्डिंग होता है और अदर हाफ मिसिंग होता है। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको पॉजिटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग इनपुट मिलेगा, आपको सॉरी आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। क्लियर? दैट इज द रीजन इट इज़ नोन एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। साइड में ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, वोल्टेज नीडेड फॉर डायोड इज वेरी स्मॉल, इन स्टेप डाउन द प्राइमरी वाइंडिंग हैज मोर टर्न्स दैन सेकेंडरी वाइंडिंग, so it reduces voltage from primary winding to secondary winding. Clear? This is all about the half wave rectifier. Next we will discuss about the full wave rectifier. ये क्या होता है डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका मतलब ये दोनों हाफ ऑफ एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ को भी करेगा और नेगेटिव हाफ को भी कन्वर्ट करेगा। प्रिंसिपल क्या है? ईजी है, जो प्रिंसिपल हाफ वेव का है उसी प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। तो जो प्रिंसिपल वहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है ना। सर्किट डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड यूज होते हैं, P1 P2 S1 S2 प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है ये सेंट्रल टैप्ड होता है। ठीक है ना, हाँ, एक तरीके से जंक्शन बनाता है बीच में, वो अभी डायग्राम आप देखोगे तो क्लियर होगा। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। सोर्स ऑफ AC वोल्टेज इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये आप अभी डिस्कस करेंगे आपको आगे के पेज पे। देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को, क्या हो रहा है इसमें। डिफरेंस दो हैं, एक तो ये डायोड यहाँ पे दो हैं, पहले एक था डायोड पिछले वाले हाफ वेव में, लेकिन ये फुल वेव है तो दो डायोड यूज करेंगे। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस था उस केस में, हाफ वेव के केस में वो यहाँ पे कनेक्ट था, आउटपुट वोल्टेज आपको इधर मिल रहा था यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आउटपुट वोल्टेज फुल वेव में भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही मिलेगा, बट वन थिंग दैट शुड बी नोटिस हियर कि जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों डायोड्स के बीच में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा? बिटवीन दीज टू डायोड्स, राइट, D1 एंड D2। बाकी की प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या क्या। फर्दर आपको P1 P2 यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल की देखो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे मोर हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन S1 S2। दैट मीन्स ये स्टेप डाउन ही है। ठीक है, हाँ, तो AC सोर्स कनेक्ट है, वो प्राइमरी के साथ कनेक्ट हो रहा है। वर्किंग जब हम आपकी इसको देखेंगे तो वर्किंग में थोड़ा पढ़ते चलते हैं, ईजी है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल S1 बिकम्स पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करोगे तो ये S1 जो है, S1 मतलब ये वाला S1, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है ना, हाँ। अब ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये डायोड के P टर्मिनल से कनेक्ट है, P से कनेक्ट है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, फॉरवर्ड वाइज हुआ तो इसका मतलब यहाँ से इधर करंट फ्लो होकर आएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? जो करंट फ्लो करके आएगा वो इधर जाएगा, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दिख जाएगी। वो कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू IRL, आपको पता है करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा वो I आ रहा होगा इधर से, मल्टीप्लाई दिस RL, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा इसके अक्रॉस। ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का। बट आप ध्यान से देखो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, देखो ये तो नेगेटिव से कनेक्ट है ना, तो ये नेगेटिव इस P के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये रिवर्स वाइज हो गया, और रिवर्स वाइज के केस में आउटपुट आपको पता है कितनी मिल रही है? 0। क्यों 0 मिलेगी? क्योंकि यहाँ से और इसके बीच में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, ये एक ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, ओपन वायर की तरह मतलब कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, बीच में
कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट अब आप थोड़ा और देखिए, देखो अब थ्योरी को भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं सो दैट को डाउट क्रिएट ना हो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव, जैसा कि अभी बताया गया, एंड हेंस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड डायोड D2 इज रिवर्स बाइस्ड। एज अ रिजल्ट अब फॉरवर्ड करंट फ्लोज थ्रू D1 के थ्रू एक फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा और RL के थ्रू भी एक करंट फ्लो होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। नो करंट पासिस थ्रू D2 इन दिस केस, ठीक है ना। D2 से इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा। रिवर्स बाइस में होते ही करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो गया तो जो आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे ऑब्टेन होगी अक्रॉस I1 ड्यू टू करंट थ्रू RL, ठीक है ना। तो ये लाइन भी लिखनी ज़रूरी है कि जो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रही है ये इस RL के अक्रॉस मिल रही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका और कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब अब क्या हो जाएगा? S1 नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, ध्यान से देखिए इसको। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो S1 था ये पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में ये S1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये S2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज होते क्या होगा? ये रिवर्स वाइज, ये फॉरवर्ड वाइज, ठीक है ना। तो ये ऑन होगा, ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स वाइज में डायोड ऑफ हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये ऑन हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा जब आप इसको पॉजिटिव कर दोगे तो, ठीक है। तो आउटपुट जो भी आपको मिलेगा इसके अक्रॉस मिलेगा, इधर से कुछ जीरो हो जाएगा, इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है, और नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वर्क करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कौन सा वर्क करेगा? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल S2 बिकम्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये D2 वर्क करेगा और ये वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो आपको आउटपुट जो भी मिलेगी वो इसके अक्रॉस फिर से मिल जाएगी। तो इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाओगे तो भी आपको आउटपुट मिलेगी, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के अक्रॉस भी आप देखोगे तो भी आपको आउटपुट मिल रही है। दैट मीन्स इस तरीके से अब आप वेव फॉर्म देखिए, ये इनपुट वेव फॉर्म है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। अभी बोला गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में आपको इनपुट मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में भी आपको मिलेगा इनपुट, ठीक है ना। हाँ, देख लीजिए आप। D1 is reverse bias, D2 is forward bias. As a result, a forward current passes through D2, no current through D1 in this case, due to which current RL output is obtained across RL. Thus, we obtain that current flows through RL in same direction during both halves. So, we get unidirectional DC output signal. ठीक है। तो इसका जो रीजन है ना, ये भाई डाउट यहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है कि जब हमने इसका आउटपुट ऐसे मिल रहा है पॉजिटिव आपका, तो नेगेटिव का भी ऐसे के ऐसे क्यों नहीं मिल रहा, ये ऊपर कैसे आ गया, ठीक है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो डायग्राम से, यहाँ से ऑब्जर्व करो, यहाँ से ऑब्जर्व करो, जो करंट फ्लो कर रहा है RL के थ्रू, क्या उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है? अगर ये फॉरवर्ड हो गया तो इसका करंट भी तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो फिर वो भी इधर जाएगा, और अगर ये ऑन होगा तो भी इसका करंट इधर ही जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो RL के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बोथ हाफ में, चाहे पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो DC आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो यूनि डायरेक्शन मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, दो डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो आउटपुट है आपका ये भी एक ऐसे यूनि डायरेक्शनल होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी और हाफ होल वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी के बारे में। ये क्या होता है? देखो रेक्टिफायर की जो इफ़िशियंसी होती है बेसिकली होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर टू द इनपुट AC पावर।
ये बेसिक डेफिनेशन होती है। इट इज़ डिनोटेड बाई ईटा, ठीक है ना। ईटा इज़ द सिंबल ऑफ इफिशियंसी। तो डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाई एसी आउट इनपुट पावर, यानी कि पीडीसी पावर, डीसी मतलब ये पीडीसी का मतलब क्या हो गया, डीसी पावर, पीएसी का मतलब एसी पावर। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई ये इफिशियंसी जो होती है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, फुल वेव की कितनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। वी नो दैट पी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पता है ना आपको पावर क्या होता है, आई स्क्वेयर आर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डीसी के लिए, तो पी डी सी, हमें पी डी सी चाहिए ना, यहाँ पे पी डी सी चाहिए, तो पी डी सी इक्वल टू आई स्क्वेयर, यहाँ पे भी डी सी आ जाएगा नीचे, आर एल लोड रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1। दो चीज़ें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये 12th क्लास में हम पढ़ते हैं। आई डी सी जो होता है वो आई नॉट अपॉन पाई निकल के आता है, एक और मैं बाद में बताऊँगा, आई आर एम एस आई नॉट बाई 2 आता है, ठीक है ना। हाँ, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये आई नॉट अपॉन पाई है, और आई नॉट यहाँ पे क्या है, ए सी की पीक वैल्यू, ठीक है ना, पीक वैल्यू। बस जस्ट इस आई डी सी की जो ये वैल्यू है उसको यहाँ से सेकंड इक्वेशन से उठा के फर्स्ट में पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यहाँ तक ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए एसी पावर। एसी पावर के लिए आप क्या करोगे, एज वी नो पी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आई मीन्स एसी के केस में हम आई को ना आई आर एम एस बोलते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है ना। आई स्क्वायर का मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर। और जो यहाँ पे जो आर है ना, एसी के केस में ये एक क्या होता है, जैसे यहाँ पे आर एल था, तो यहाँ पे एसी के केस में जो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी ऐड हो जाता है, वो भी ऐड हो जाता है। वो एक अलग बात है कि बाद में हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बट ये माइंड में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये आर एल जो होता है ये अकेला नहीं होता है, यहाँ पे आर डी भी इसके साथ होता है, ठीक है ना। वेयर आर डी इज द डायोड रेजिस्टेंस व्हेन आर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर डी। ये लोड जो रेजिस्टेंस होता है ये डायोड के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ मच मच ग्रेटर देन आर डी, ठीक है ना। तो जब इतना ज़्यादा होता है तो इसको तो नेगलेक्ट कर दो, ये तो छोटा सा ही है, ठीक है ना। तो ऐसा हम फिजिक्स में ये तो बार बार हम ऐसी कन्वेंशंस को यूज करते रहते हैं। तो ये आर एल होगा, जैसा कि आपने बार बार पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो ये पी डी ए सी है, पी ए सी आई स्क्वायर आर एम एस एज इट इज़, आर एल प्लस आर डी की जगह पर क्या आ जाएगा, आर एल। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। आई आर एम एस आपको पता है आई नॉट अपॉन 2 होता है, ठीक है, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 5 डालो इसको, आई आर एम एस की इस वैल्यू को उठा के 4th इक्वेशन में पुट कर दो। 4th इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ये इतना आएगा निकल के। आपको चाहिए क्या, इफिशियंसी क्या होता है, पी डी सी अपॉन पी ए सी। पी डी सी भी हमारे पास है, पी ए सी भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर इज 14.6%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर पे। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करना है, सिमिलर फिनोमिना है, बस एक आई डी सी और आई ए सी का जो थोड़ा डिफरेंस आता है। पी डी सी इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी आर एल, एज जैसा हमने पीछे किया इक्वेशन 1। फुल वेव के लिए देखो ध्यान देने वाली बात है, जो आई डी सी यहाँ पे जो 2 आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगा, लेकिन ये हाफ वेव के लिए कितना था, आई नॉट अपॉन पाई, लेकिन फुल वेव के इसमें कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इस 2 को 1 में पुट करो, पी डी सी आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एसी के लिए आपको फर्दर वही काम करना है, जैसे बिल्कुल सिमिलर करना है बिल्कुल, बस एक फ़र्क, एक सिंगल डिफरेंस आएगा कि आई आर एम एस की जो वैल्यू वो आई नॉट अपॉन रूट 2 आएगी, ठीक है। फिर से पी डी ए सी और उसको फिर से ईटा में पुट करना है, पुट करके फिर ये 81.2% आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे से। नेक्स्ट है इसका रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर का। रिपल फैक्टर निकालने के लिए कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, रेशियो ऑफ RMS value of AC component to the DC component in the output, that is the ripple factor. It is denoted by gamma, gamma equal to IAC upon IDC, ठीक है ना।
सिंपल एक्सप्रेशन है। आई आर एम एस जो होता है वो अंडर रूट आई ए सी का स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर होता है। आई आर एम एस हमें यहाँ से चाहिए क्या, हमको आई ए सी चाहिए और आई डी सी चाहिए, ठीक है। तो आई ए सी निकालो यहाँ से, ठीक है ना। आई ए सी यहाँ से निकालोगे तो इसका स्क्वायर करो तो इसका कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो आई ए सी जब निकालोगे तो ये इतना निकल के आएगा। यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, 2 को उठा के यहाँ से 1 में पुट करोगे, और 1 इक्वेशन आपकी क्या है, एक्चुअली 1 इक्वेशन डालना भूल गए हैं इसकी। दिस इज़ द 1 इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज गामा इक्वल टू अंडर रूट जो भी आई ए सी आपका आया है यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पुट करो, और नीचे वाला एज इट इज़। इस वाले फैक्टर को भी आई डी सी को भी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। then we will cancel out, this one is this one and this one is 1, right? This is the standard expression for finding the ripple factor of किसी का भी हो, फुल वेव और हाफ वेव, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, देखो कैसे निकालते हैं। हमें पता है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आई आर एम एस होता है वो I0/2 होता है, और आई डी सी कितना होता है, I0/π होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा हुआ है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद जो भी आएगा 1.21 इसका वैल्यू निकल के आती है। इसका मतलब देखो गामा ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है ए सी कंपोनेंट डी सी कंपोनेंट को एक्सीड कर रहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न इसका हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। गामा 1 से ज़्यादा है इसलिए हम इसका यूज़ भी बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। रिपल फैक्टर आप देखो फुल वेव पे आ जाओ। फुल वेव केस में क्या होता है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, I0/√2, आई डी सी की कितनी है 2I0/π। जस्ट पुट आउट द वैल्यूज यू विल गेट 0.48। तो यहाँ पे गामा 1 से कम है तो इसका मतलब हम इसको कॉमनली यूज करते हैं, इसका बार बार यूज करते हैं। इस केस में क्या हुआ कि ए सी कंपोनेंट है वो डज नॉट एक्सीड द डी सी कंपोनेंट, दैट इज़ द रीजन वी विल यूज इट कॉमनली, राइट। तो इतना ही है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। ये फुल वेव रेक्टिफायर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जो बीएससी एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल के लिए आप बुक को प्रीफर करोगे, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।